हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। छुट्टियां ख़त्म हो गई है एंड आई होप आपने घर पे पढ़ाई की होगी एंड आपने रिवाइज भी किया होगा और आप टेस्ट के लिए भी तैयार होंगे। जल्दी वो टेस्ट जो है होने वाला है एंड मैं उससे पहले जो है कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको दूंगा वीडियोस के द्वारा एंड वो सभी क्वेश्चन आप करके देखना कि आपको कितना जो है वो आने लग रहा है। छुट्टियां खत्म हो चुकी है तो अब हमें सिलेबस जो है आगे बढ़ाना है। अब जो सिलेबस आगे बढ़ाना है उसके अंदर हमारा अगला टॉपिक है क्या, फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग क्या होते हैं? फिंगरप्रिंट्स पता है? फिंगरप्रिंट्स जो उंगलियां हैं उसके ऊपर ये लगे हुए होते हैं जिनको हम फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स है ये एक यूनिक आइडेंटिटी है हर इंडिविजुअल के। अगर हमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है तो उनका चाहे चेहरा मिलता हो या फिर कोई दूसरी चीज़ मिलती हो, लेकिन उन्हें क्या चीज़ नहीं मिलेगी, फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं कौन? हमारे फिंगरप्रिंट्स। लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट है उनको चेंज किया जा सकता है। अगर सर्जरी हो जाए या हाथ जल जाए तो ये फिंगरप्रिंट जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर कोई क्रिमिनल केस है या फिर समहाउ कोई एक्सीडेंट हो गया है तो जो यूनिक आइडेंटिटी है एक इंडिविजुअल की वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती एंड उसका नाम क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम से क्लियर है। फिंगरप्रिंटिंग को हमने क्या कहा कि एक यूनिक आइडेंटिटी है। अब डीएनए जुड़ गया तो इसका मतलब डीएनए की सर्टेन कोई सीक्वेंस है जो यूनिक है हर इंडिविजुअल के अंदर, और वो जो यूनिक आइडेंटिटी है उसी के बेस पर हम पता लगा पाते हैं कि ये इंडिविजुअल डिफरेंट है और ये इंडिविजुअल जो है ये डिफरेंट है। क्योंकि डीएनए के लेवल की बात है तो उसको एज सच जो है कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यूजेस क्या है इसका एंड किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, प्रोसीजर क्या है वो इसका देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? एलिक जेफरी के द्वारा। तो एलिक जेफरीज जो है उसने 1984 के अंदर इसको जो है डिस्कवर कर दिया था एंड उसने ये बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है कि इट इज़ ए टेक्निक, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए which is different in every individual। तो देखिए सिंपल सा है, हमने जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था हमने कि अराउंड हमारा 99.9 डीएनए तो है वो सेम ही है। तो हम चाहे आज के टाइम पे 135 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर सभी का 99.9% जो डीएनए वो तो मैच करता है। तो डिफरेंट कहाँ से आएगा, डिफरेंस कहाँ से आएगा? तो डिफरेंस जो है वहीं देखने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कोई ऐसी सीक्वेंस डीएनए की जो यूनिक है एंड उससे हमें पता लगा लेते हैं कि ये इंडिविजुअल अलग है। प्रिंसिपल देखते हैं इसका पहले। प्रिंसिपल क्या है? केवल जो 0.1% डीएनए जो है वो डिफरेंट होता है इन एवरी ह्यूमन बीइंग। कितना अलग है भाई? केवल 0.1% ही डीएनए का जो है, मतलब मेरे में और आप में कितना फ़र्क है डीएनए के लेवल के पे अगर बात करता हूँ तो केवल 0.1% ही जो है वो डिफर करता नहीं। तो 99% जो डीएनए है वो तो सेम ही है। और हम दोनों का ही क्या, जितने भी इंडिविजुअल है यहाँ पर 135, मतलब इंडिया के अंदर 135 करोड़ की जितनी पॉपुलेशन है सभी के अंदर सेम ही डीएनए है। तो यानी कि 0.1% ऑफ डीएनए जो है वो डिफरेंट होता है। मोस्ट ऑफ आवर डीएनए is repeated sequence of nitrogenous base। और जो रिपीटेड सीक्वेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए। इसी के अंदर एक और कैटेगरी है जिसको कहते हैं हम मिनी सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट, मिनी का मतलब क्या है? छोटा, ठीक है। और सैटेलाइट का मतलब क्या है? मिनी सैटेलाइट डीएनए।
तो यानी कि एक रिपीटेड डीएनए की सीक्वेंस होगी एंड वो जो रिपीटेड डीएनए की सीक्वेंस होगी उसके अंदर बेस पेयर जो है वो रिलेटिवली कम होंगे। कितने कम हो सकते हैं? हो सकता है 11 हो, 11 से 16 बेस पेयर के अगर रिपीट्स अगर मिलते हैं और वो रिपीट्स डीएनए की हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे भी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, फोर्थ पे भी है, 5 पे भी है, यानी डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर है, तो हम कहते हैं कि वो टेंडन रिपीट्स हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड हम उनको अलग से कह सकते हैं VNT, उनको कह सकते हैं टेंडन, टेंडम रिपीट्स। तो टेंडम रिपीट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ नाइट्रोजनस बेस है लाइक ATCTCTATCTAA, ये कुछ रिपीट्स हैं। अगर ये नाइट्रोजनस बेस के रिपीट क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे भी पाई जाए, सेकंड पे, 5 पे, 7 पे, 8 पे भी एंड सो ऑन, कई सारे क्रोमोसोम के ऊपर अगर पाए जाते हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि ये एक डीएनए की ऐसी सीक्वेंस है जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। और अगर ये रिपीटेड है डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर, तो इनका नाम क्या ले दूंगा मैं? टेंडन रिपीट्स जो है वो जो है मैं ले दूंगा। इन्हीं जो मिनी सैटेलाइट है इनके अंदर पोलीमोर्फिज्म भी पाया जाता है। पोलीमोर्फिज्म, पोलीमोर्फिज्म का मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस है वो तो कुछ यही है, लेकिन ऐसी कोई सीक्वेंस है जहाँ पे टी आ गया, या फिर किसी पे केवल एक बेस पेयर का डिफरेंस है, किसी पे 2 बेस पेयर का डिफरेंस है। अगर 1-2 बेस पेयर का अगर डिफरेंस होता है तो सीक्वेंस तो वही है, लेकिन उस सीक्वेंस के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया, तो इसी वजह से हम कहते हैं उसको क्या? पोलीमोर्फिज्म। मोर्फिज्म का मतलब क्या है? यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंस है, और पोली का मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट अगर 1-2 बेस पेयर का अगर डिफरेंसेस होता है और कई सारी अगर डीएनए की सीक्वेंस पाई जाती है, और वो डीएनए की सीक्वेंस अगर बहुत सारे डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, तो एज ए होल हम उसको बोल देते हैं VNTR। अगर ये दोनों चीज अगर पाई जाती है तो हम उसको बोल देते हैं VNTR। VNTR क्या है? वेरिएबल नंबर और टेंडन रिपीट्स। वेरिएबल नंबर, टेंडन रिपीट्स। वेरिएबल नंबर का मतलब क्या है? जो बेस पेयर है उनके अंदर वेरी करने लग रहा है, 1-1, 2-2, क्योंकि उसके अंदर क्या शो करने लग रहा है? पोलीमोर्फिज्म जो है वो शो होने लग रहा है। इसके अलावा टेंडन रिपीट से इसका मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर ये प्रेजेंट है। तो हम जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी? VNTR की। और जो VNTR है उसके अंदर खास बात क्या है? वो पोलीमोर्फिज्म शो करती है एंड वो कई सारे डिफरेंट क्रोमोसोम के अंदर जो है पाई जाती है। क्या कोई और भी खास बात है इसके अंदर? बिल्कुल भाई, कई सारी इसके अंदर खास बात जो है वो पाई जाती है। वो खास बात क्या है कि VNTR जो है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि ये चेंज नहीं होती उस जनरेशन के अंदर। VNTR जो है इज इनहेरिटेबल 50-50%। तो 50% कहां से आएगी? मदर से आएगी, और 50% कहां से आएगी? मदर से आएगी। इसके अलावा VNTR जो है VNTR is piled up in DNA। सो अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे अंदर कुछ ऐसे रिपीट होंगे जो मेरे दादा के अंदर भी होंगे, मेरे जो पापा हैं उनके भी कुछ रिपीट मेरे अंदर होंगे, और जो मेरे पिछले जो पूर्वज होंगे उसके भी मेरे अंदर होंगे। क्योंकि जो ये VNTR है इसके अंदर जो सीक्वेंस है वो पाइल्ड अप हो जाती है, यानी कि जुड़ती रहती है एंड जुड़ के जो है काफ़ी बड़ी सीक्वेंस जो है बना देती है। अब इसका बड़ा फायदा है क्योंकि अगर ये पाइल अप होने लग रही है तो इससे हमें एंसेस्ट्री जो है वो आइडेंटिफाई हो सकती है। पिता कौन है, माता कौन है, उसका जो है वो भी पता हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये कंजर्व्ड है तो इसी वजह से एक इंडिविजुअल के अंदर दूसरे इंडिविजुअल के साथ अगर कंपेरिजन करेंगे तो ये कभी मैच नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि कई सारी इसके अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो डिफरेंट दूसरी सीक्वेंस के अंदर नहीं पाई जाती। इसी वजह से हम प्रिंसिपल के अंदर क्या करते हैं? VNTR को यूज़ करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शॉर्ट टेंडन रिपीट्स हैं, कंजर्व्ड है, इनहेरिटेबल है, और पोलीमोर्फिज्म जो है ये शो करती है, पोलीमोर्फिज्म जो है वो शो करती है। एंड हमारा 99.9 DNA तो जो है वो सेम ही है, केवल 0.1% DNA जो है वो अलग है, एंड उसी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं VNTR को। प्रिंसिपल क्लियर है भाई? पहले इसकी एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं।
क्योंकि VNTR के साथ जो है वो रिलेटेड है, फिर उसके बाद हम इसका प्रोसीजर देखेंगे। तो देखिए भाई, एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ हो सकती है। तो पहली अगर एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन पहली तो इसी जगह हो गई कि जो VNTR है वो इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करती है। इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करवाती है। और आइडेंटिफाई किस तरीके से हो पाता है, बिकॉज ये जो है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है यूनिक है। दूसरा जो पैटर्निटी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट जो होता है, यानी कि कोई अगर झगड़ा करने लग जाए कि इसका जो वारिस हूँ मैं हूँ, ये नहीं है, तो उसका हम कैसा पता करते हैं, तो उसका जो VNTR जो है वो हम पता कर, उससे जो है ये पता हो जाता है। इसके अलावा इवोल्यूशन का भी पता चलता है कि कौन इससे जो है इवोल्व हुआ है, कौन किसकी लाइनेज के अंदर है, कौन इसके लाइनेज के अंदर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि VNTR जो है वो पाइल्ड अप हो जाती है, तो पाइल्ड अप होने की वजह से हमें पता लग जाता है कि ये जो स्पीसीज जो है वो इससे इवोल्व हुई होगी, क्योंकि इसके अंदर ऐसे सर्टेन सीक्वेंस जो है वो पाई जाती है, तो हमारे को शेयर्ड करैक्टर जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। सो आई होप आपको एप्लीकेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। सो अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। DNA फिंगरप्रिंटिंग तभी हो सकता है ना जब DNA हमें मिले, बिना DNA के तो काम होगा नहीं। तो हमारा पहला प्रोसीजर के अंदर पहला स्टेप क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA फ्रॉम दी सैंपल। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत कब पड़ेगी? वेल, DNA फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत तभी पड़ेगी ना जब हो सकता है कहीं पे क्राइम सीन हो, या फिर हो सकता है कि पैटर्निटी कोई डिस्प्यूट हो, या फिर कुछ और ऐसी कंडीशन हो, तो हम उनसे क्या करेंगे? सैंपल लेंगे। हो सकता है कहीं पे रेप सीन हो, तो अगर कहीं पे रेप होगा तो वहाँ पर हम सैंपल क्या लेंगे? सीमन का लेंगे। अगर कोई डेथ अगर कहीं पे हुई है तो वहाँ पर सैंपल किसका लेंगे? हम ब्लड का लेंगे। या फिर अगर कोई डेड है एंड उसके ऊपर अगर झगड़ा होने लग रहा है तो उनका बोन जो है वो लेंगे, एंड वहाँ से VNTR जो है वो हम अलग करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पहला काम हमारा क्या है कि DNA को एक्सट्रैक्ट करना। किससे एक्सट्रैक्ट करना? सैंपल से। और जो सैंपल है वो कुछ भी हो सकता है, वो सीमन भी हो सकता है, वो ब्लड भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है वो। ठीक है। सेकंड पॉइंट भाई, क्या हमें पूरा का पूरा DNA ही चाहिए? नहीं, हमें क्या चाहिए? सिर्फ VNTR चाहिए। DNA कितना बड़ा है हमारा? 2 मीटर बड़ा है। तो अगर 2 मीटर अगर वो बड़ा DNA है तो हमें तो केवल VNTR ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उस DNA को हम डिवाइड करेंगे, उसको सर्टेन एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक डाउन जो है वो करवाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA sample by restriction एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस को थोड़ा सा समझे आप। एंडो का मतलब क्या है? अंदर, और न्यूक्लियस का मतलब क्या है? एज का मतलब तो एंजाइम हो गया, न्यूक्लियस हो गया यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता हो। यानी कि एंडोन्यूक्लियस इस टाइप का एंजाइम होगा जो DNA को ब्रेक करेगा, यानी कि उसको काटेगा। यानी कि अगर मान लो ये DNA की एक सीक्वेंस है, और अगर मैं इसको ट्रीट करवाऊँ, किससे ट्रीट करवाऊँ? इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ में अगर मैं इसको साथ अगर ट्रीट कराता हूँ तो वो क्या करेगा? इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो है वो बना देगा। छोटे फ्रैगमेंट क्यों करने लग रहे हैं? वेल, हमें केवल VNTR चाहिए, तो क्या ये VNTR को नहीं काट सकता? तो इसी वजह से हम ऐसे एंजाइम को यूज करने लग रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी केवल वो स्पेसिफिक साइट से ही काटेंगे, वो हमारी VNTR को नहीं काटेंगे। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था? सैंपल में से DNA को अलग कर लो। दूसरा क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से जो DNA है उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो है वो बना दो। अब DNA तो 2 मीटर बड़ा है। अब 2 मीटर DNA को अगर वो काटना अगर वो स्टार्ट करेगा तो DNA के फ्रैगमेंट क्या 1-2 बनेंगे? नहीं, बहुत सारे बनेंगे। अगर बहुत सारे बनेंगे तो क्या हमें बहुत सारे फ्रैगमेंट चाहिए? नहीं, हमें क्या चाहिए? केवल VNTR चाहिए। तो अगर केवल हमें VNTR ही चाहिए तो इस वजह से हम वो जो फ्रैगमेंटेड DNA है उसको सेपरेट आउट करेंगे और केवल VNTR ही सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक अलग टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड जो हमारा स्टेप होगा वो सेपरेशन ऑफ
DNA fragments with the help of agarose gel इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? फोरेसिस का मतलब है सेपरेशन, लेकिन वो सेपरेशन किसके द्वारा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने की वजह से हुआ। जो सेपरेशन है वो किसके अंदर होगा? वो एग्रोस जेल के अंदर होगा। यानी कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इस तरीके की टेक्निक है जिसके अंदर हम फ्रेगमेंटेड डीएनए डालते हैं और वो सेपरेट आउट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू बेस पेयर। एंड सेपरेट आउट होने के बाद में एक डिफरेंट पैटर्न जो है बैंड का, डीएनए के बैंड का, वो बन जाता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये अब VNTR है, ये जो है डिफरेंट टाइप की VNTR है। तो अगर हम इसको थोड़ा अगर मैं समझूँ तो इसको हम इस टाइप के डायग्राम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये डीएनए है और डीएनए के अंदर कई सारे VNTR थे, एंड जब हम इनका एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हमें इस टाइप के बेंडिंग पैटर्न जो है वो मिलते हैं। ये ध्यान रहे कि जिसके अंदर बेंडिंग जो VNTR है वो 10 थे तो 10 वाले रिपीट यहाँ पे आए हुए हैं, जिसपे 5 थे वो रिपीट यहाँ पे आए हुए हैं, 6 थे उसके रिपीट यहाँ पे आए हुए हैं, 7 थे वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो यानी कि जितने बेस पेयर थे उसके हिसाब से ये जो VNTR के जो डीएनए के बैंड जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। सो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से क्या होगा? डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाएंगे एक जेल के अंदर, ठीक है, और उसके डिफरेंट बैंड जो है वो बन जाते हैं। तो अगर कोई इसको डिफाइन करना चाहे तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज़ ए टेक्निक used to separate DNA fragment according to base pair in agarose gel under इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप ये डायग्राम भी देखो तो इस डायग्राम के अंदर ये दिखा रखा है कि जो ज़्यादा VNTR कैरिंग है तो वो उसका बैंड ऊपर आया हुआ है, और जिसके अंदर कम VNTR है उसका जो है वो नीचे आया हुआ है। ठीक है भाई, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? फोर्थ पॉइंट भाई, इलूट करेंगे। इलूट VNTR बैंड फ्रॉम जेल एंड pass it to alkaline solution so that it become single stranded। तो इलूट का मतलब क्या होता है? इलूट का मतलब है कि जो जेल के अंदर डीएनए का जो बैंड आया हुआ है उस बैंड को वहां से एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि उसको वहां से बाहर निकाल देना। और बाहर निकालने के बाद उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? किसी एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर जो है उसको डालेंगे, एंड उससे क्या होगा? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो कैसा हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सैंपल ले लिया और सैंपल से अल्टीमेटली हमने क्या किया? VNTR को अलग कर लिया, और VNTR को अलग करने के बाद हमने एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डाल करके उसको जो है सिंगल स्ट्रैंड जो है बना दिया। अब क्या करें भाई? सिंगल स्ट्रैंड अगर बन गया तो देखिए भाई, जो डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड वो उसी स्ट्रैंड के साथ बाइंड होता है जो उसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर हमें ये पता करना हो कि ये इंडिविजुअल सेम है या डिफरेंट है, या पैटर्निटी जो है मतलब इसका फादर ये है या ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक तो हमारे पास ये खुद का सैंपल हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? जो दूसरे इंडिविजुअल है, लाइक कोई क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन के अंदर एक इंडिविजुअल की डेथ हुई है, तो हमने उसका सैंपल लिया एंड उसके सैंपल को क्या किया? हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हम करेंगे? अब हम जो सस्पेक्टेड है, 2-3 पर्सन हो सकता है, उसके रिलेटिव हो या फिर हो सकता है कोई बाहर के हो, उन रिलेटिव्स का सैंपल लेंगे, उनके भी VNTR अलग करेंगे और उनको भी कैसा कर देंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड कर देंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास जिसकी डेथ हो चुकी है उसका सैंपल है, और हमारे पास 2-3 सैंपल उसके होंगे जो सस्पेक्टेड है। इतना क्लियर है भाई? ठीक है, जो सस्पेक्टेड है हम उनको बनाते हैं प्रोब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट।
सस्पेक्टेड सिंगल स्ट्रैंडेड VNTR used as probe, which is radioactive labeled। तो प्रोब क्या है? प्रोब है वो VNTR जो सिंगल स्ट्रैंडेड है एंड वो रेडियो एक्टिव जो है वो लेबल्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 6 पॉइंट भाई, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करेंगे हम, जो सस्पेक्टेड प्रोब है उनको अलो करेंगे टू बाइंड विद सैंपल VNTR in a nylon membrane। Lastly, wash the sample। तो जो सस्पेक्ट की प्रोब है होगी उसको हम अलो करेंगे कि वो जो हमारा सैंपल है उसके साथ में यानी सैंपल की जो VNTR है उसके साथ में बाइंड हो जाए। अगर वो उसके साथ में बाइंड हो जाता है देन इट विल फॉर्म ए बैंड, और अगर बाइंड नहीं हो पाता है तो जैसे ही वॉश करेंगे तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड है वो वहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अगर सस्पेक्ट की प्रोब अगर सैंपल की VNTR के साथ में अगर बाइंड होने लग रही है तो व्हाट इट मीन्स कि दोनों के VNTR जो है वो सेम है, एंड हो सकता है कि जिसने क्राइम किया है वहाँ पे एंड उसका ब्लड सैंपल जो है वहाँ पे आ गया होगा, एंड हो सकता है कि जो खून जो है वो उसने किया हो। तो हाइब्रिडाइजेशन करके देखते हैं, एंड अगर वो वहाँ पे हाइब्रिडाइज हो जाता है तो उसके बाद हम करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, जो हमारा 7th पॉइंट हो जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। यानी जो वो नाइलॉन की मेम्ब्रेन है उसको एक्सरे फिल्म के ऊपर जो है वो एक्सपोज करवाते हैं, एंड फिर वहाँ पर एक बैंड जो है बन जाते हैं, कुछ इस टाइप के बैंड जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो बैंड है ये बताते हैं कि एक्चुअल में DNA जो है यहाँ पे हाइब्रिडाइज हुआ है। तो अगर DNA यहाँ पर हाइब्रिडाइज हुआ है तो व्हाट इट मीन्स कि ये यही जो है DNA फिंगरप्रिंट है, ठीक है। तो लेट्स से डिफरेंट कुछ एग्जाम्पल जो हम लेके देखते हैं कि एक पर्सन आया और उसने ये कहा कि मैं इनका बच्चा हूँ, ठीक है, एंड वो पेरेंट कहने लग रहे हैं कि नहीं हम इनके पेरेंट नहीं हैं। तो एज एन प्रोफेशनल बायोलॉजी एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक है, तो जो बच्चा है उसके DNA का सैंपल जो है वो ले आओ, ठीक है। आप क्या करोगे, उसका DNA एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उसके बाद एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, फिर उसके बाद उसके VNTR को जो है वो अलग कर दोगे और नाइलॉन की मेम्ब्रेन के अंदर डाल दोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो पेरेंट्स है उनका DNA निकालोगे, उनकी भी VNTR जो है वो सेपरेट आउट करेंगे एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन से वो भी सिंगल स्ट्रैंड कर देंगे एंड हाइब्रिडाइज करवाएंगे। अगर हाइब्रिडाइज करवाने के बाद में अगर उनका बैंड अगर बन जाता है, एक्सरे फिल्म के ऊपर दिखाई देता है, तो व्हाट इट मीन्स कि हाँ ये उसी का ही बच्चा है। और अगर बैंड नहीं बनता है तो इसका मतलब वो उसका बच्चा नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर क्रिमिनल का अगर देखे कि भाई इसने कत्ल किया है या नहीं किया है, तो हमें कोई ना कोई सैंपल वहाँ पर मिलेगा। जैसे कि XYZ कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, अगर उसकी अगर डेथ हुई है एंड वहाँ पर किसी का ब्लड सैंपल अगर मिल जाता है या फिर बाल मिल जाते हैं, तो उन बाल को लेंगे एंड फिर उसके बाद में उसका VNTR जो है बाल से DNA एक्सरे करेंगे, उससे हम VNTR अलग करेंगे एंड फिर उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत का कौन कौन दुश्मन हो सकता था, उन सभी का VNTR जो अलग लेके हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे। अगर हाइब्रिडाइज हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उसका सैंपल यहाँ पे है, इसका मतलब ये पर्सन हो सकता है उसने इसका जो है कत्ल किया हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें उस चीज़ को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।